हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेंशु के साथ जेबोचुन एंड निये मिंगजे का वार हुआ, जहाँ पर उन लोगों ने वेंशु को बीचेन चलाते हुए देखा एंड वेंशु उन लोगों के ऊपर भारी भी हो रहा था। एंड तभी राइट टाइम में वहाँ पर विंग, जियांग चैंग एंड बाकी सब भी आ गए एंड वो लोग भी जेबोचुन एंड निये मिंगजे को हेल्प करने लगे। तो वेंशु वो वार हार गया एंड वो वहाँ से भाग गया। जैसे कि मीटिंग में तय हुआ था कि एक ग्रुप वॉर में जाएगा तो दूसरा ग्रुप रेस्क्यू में जाएगा। तो जियांग क्लैन था दूसरा ग्रुप जो क्वीजोउ के लोगों के रेस्क्यू के लिए गया था। जैसे ही वो लोग वहाँ पर गए वो लोग शॉक्ड हो गए, क्योंकि वहाँ पर सारे विलेजर्स ऑलरेडी सेफ हो गए थे। एक भी विलेजर्स हर्ट नहीं थे, किसी को भी चोट नहीं लगी थी। एंड वहाँ के वेंस को किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से मार डाला था। अंकल जियांग ने पूछा, कोई भी विलेजर्स हर्ट नहीं है? तो एक जिन डिसिपल ने कहा, नहीं जोंगजो, सारे विलेजर्स को एक कैरेज में लॉक्ड कर कर चिशन में लेके जाया जा रहा था, तो सिर्फ वेंड सोल्जर्स के ऊपर अटैक हुआ है। अंकल जियांग ने आसपास देखा तो आसपास वेंड सोल्जर्स मरे हुए पड़े थे, आसपास बहुत ब्लड था। तब एक डिसिपल ने कहा, जोंगजो, शायद इस इंसान ने कुछ देखा है। तभी वहाँ पर एक और इंसान आया जो कि यंग थे एंड वो बहुत ही नर्वस थे। अंकल जियांग ने पूछा, आपका नाम क्या है? तो उस इंसान ने कहा, मेरा नाम शेन यू है, मैं हमारे विलेज का ब्लैक स्मिथ हूँ। बाकी लोगों के साथ मैं भी इसी कैंप में थी। ये विंस मुझे एरोस के हेड्स को फॉर्ज करने में फोर्स कर रहे थे। देन लास्ट नाइट हम खाने के लिए रेस्ट करने के लिए रुके थे एंड बाकी दिनों की तरह वो विंड सोल्जर्स आग जला के ड्रिंक कर रहे थे, मज़े कर रहे थे, हमारे हॉस्टेजेस को हैरेस कर रहे थे। तभी मिडनाइट को हमें एक स्ट्रेंज आवाज़ सुनाई दिया एंड हर तरफ आग जलने लगा। कुछ सोल्जर्स देखने गए कि वो आवाज़ कहाँ से आ रहे हैं एंड जब वो लोग लौटे तब वो लोग सोल्जर्स नहीं थे बल्कि पपेट्स बन चुके थे। ये सुनकर अंकल जियांग शॉक्ड हो गए, एक वॉकिंग कॉर्प्स? शेन यू ने कहा। देन उसके बाद एक इंसान उस ट्री के पीछे से आया, ये बोल के शेन यू ने एक ट्री का पॉइंटिंग किया। शेन यू ने कहा, वो शैडो की तरह मूव कर रहा था, पहले तो हम उसे देख ही नहीं पा रहे थे एंड देन वो एक म्यूज़िक प्ले कर रहा था। अंकल जियांग ने कहा, म्यूज़िक? वो इस वॉकिंग कॉप्स को म्यूज़िक के साथ कंट्रोल कर रहा था? शेन यू ने नोट किया और कहा, मुझे ऐसा ही लगता है, मुझे कल्टिवेशन समझ नहीं आता। उन वेन सोल्जर्स ने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, बट इससे पहले वो लोग उसके पास जा पाते उस शैडो ने टर्न किया एंड उसने उन लोगों को मार दिया। एंड जैसे ही वो लोग मर गए वो लोग इमीडिएटली कॉप्स बन गए एंड वो लोग उसी मैन का ही एक पार्ट बन गए एंड वो लोग उसको ही हेल्प करने लगे। आई मीन वो कॉर्प्स उसका ही आर्मी बन गया। अंकल ने पूछा, वो शैडो कैसा था, डिस्क्राइब करो। शेन यू ने कहा, वो कोई रेगुलर शैडो नहीं था, एक ब्लैक स्मोक था। ये बोल के शेन यू ने एक डीप ब्रेथ लिया और कहा, इससे ज़्यादा टेरिफाइंग थिंग मैंने आज तक नहीं देखा है। अंकल जियांग ने कहा, डरो मत, मुझे सच बोलो। शेन यू ने कहा, उस मैन के आसपास बहुत सारा ब्लैक स्मोक था एंड देन बहुत टाइम बाद वो फाइनली हमारे सामने आया। वो ब्लैक कपड़े पहना हुआ था, उसका स्किन बहुत ही पेल था, एक जेट की तरह, एंड उसका आइस बिल्कुल रेड था, आई मीन ब्लड रेड। ये बोलते हुए भी शेन यू डर रहा था। उसने कहा, बट वो बहुत ब्यूटीफुल था, जैसे कि वो एक इमॉर्टल फेरी हो, बट वो एक डेमन की तरह बिहेव कर रहा था। शायद किसी एक सोल्जर ने उसे पहचान लिया था एंड वो उस पर अटैक करने ही वाला था, बट ये बोल के शेन यू कुछ टाइम के लिए रुक गया। देन उसने कहा, बट उस इंसान ने एक सॉन्ग प्ले करना शुरू किया एंड वो एक स्ट्रेंज इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा था। वो इंस्ट्रूमेंट दिख भी नहीं रहा था, जैसे कि वो एक स्मोक को प्ले कर रहा हो, जैसे कि वो किसी शैडो को प्ले कर रहा था। जैसे उसने प्ले करना शुरू किया, ब्लैक मिस्ट उसके आसपास जैसे घूमने लगा एंड देन वो मिस्ट एक ड्रैगन का शेप लेने लगा। अंकल ने कहा, ड्रैगन? अंकल समझ गए थे कि वो इंसान जो कुछ भी था वो डेमोनिक कल्टिवेशन यूज़ कर रहा था, वो रिसेंट एनर्जी कल्टिवेट कर रहा था। बट ये सुन के अब अंकल समझ गए कि वो इंसान बहुत पावरफुल है। शेन यू ने कहा, हाँ ड्रैगन। वो उसके शोल्डर्स के पीछे से आया एंड उसे सबको मार दिया, बिल्कुल सेकेंड्स में। उसने कुछ ही सेकेंड्स में 500 सोल्जर्स को मार डाला। उनके अंकल ने एक डीप ब्रेथ लिया। बिलीव नहीं हो रहा था कि किसी एक इंसान ने इतना सब कुछ कर डाला।
अंकिल ने पूछा, उसके बाद क्या हुआ? शेन यू ने कहा, वो इंसान एक डेविल तो हो सकता है, बट उसने हम में से किसी को भी हर्ट नहीं किया। इनफैक्ट उनके कुछ कॉर्प्स मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे, एंड वो इंसान जहाँ पर था वहाँ पर ही खड़ा था, वो हिला तक नहीं। उसने वहाँ पर से ही सब कुछ कर लिया। जब सारे सोल्जर्स मारे गए, उसने अपने एक हाथ को वेव किया एंड शैडोस ने हमारे कैरेज के सारे लॉक्स को तोड़ दिया एंड सबको फ्री कर दिया। एंड देन उसने प्ले करना बंद कर दिया एंड सारे शैडोस उसके अंदर चले गए। एंड देन वो इंसान डिसअपेयर हो गया। अंकिल ने कहा, आपने हमें बहुत हेल्प किया है, थैंक यू। आपके विलेज को अटैक किया गया था क्योंकि आप लोगों ने उन लोगों को मदद की जो लोग इस वार में लड़ रहे हैं। हम आपके कर्जदार हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि यांगमेंग जियांग सेक्ट हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेगा, स्पेशली इस वॉर के वक्त। शेन यू ने वो की और कहा, आप बहुत काइंड है। इनफैक्ट हम भी चाहते हैं कि चिशन वेन अब अपना पावर खो दे एंड आपको हेल्प करना हमारा ड्यूटी है। देन सब कुछ चेक करने के बाद अंकिल वहाँ से निकल गए। जाते अंकिल ने डिसेबल से कहा, हमें उस मिस्टीरियस मैन के बारे में और भी चीज़ें पता लगानी होगी। हमें पता लगाना होगा कि वो इंसान कौन है एंड कहाँ से आया है। अंकल सोच रहे थे कि उन लोगों को जानना होगा कि वो इंसान इतना पावरफुल है तो क्या वो उनके दोस्त है या फिर उनके लिए खतरा। बट इससे पहले अंकल कुछ कर पाते इस बारे में, उनके पास एक लेटर आया एंड अंकल को इमीडिएटली लोटस स्पीयर भागना पड़ा। इस तरफ कैंप में जहाँ पर बाकी लोग थे, जो लोग वॉर कर रहे हैं, जैसे कि ज़ेबोचुन, निये मिंगजुए, विंग, जियांग चैंग ना बाकी सब। सडनली वहाँ पर आज सीजी आ गई। ये देख के जियांग चैंग एंड विंग बहुत ही शॉक्ड हो गए। सीजी ने उन लोगों को हक किया और कहा कि लोटस स्पीयर के ऊपर अटैक हुआ है। बट मैडम यू ने एंड अंकल जियांग ने लोटस स्पीयर को प्रोटेक्ट तो कर लिया है, बट अंकल जियांग अभी इंजर्ड हो चुके हैं, तो वो अभी के लिए वॉर में हेल्प नहीं कर सकते। एंड उन्होंने ही यानली को यहाँ पर भेजा है। बट यानली को यहाँ पर भेजने के रीज़न जियांग चैंग एंड विंग को समझ नहीं आ रहा था। तभी यानली ने इन्फॉर्म किया कि उन्हें निये मिंगजुए एंड ज़ेबोचुन से कुछ बात करनी है, उन्हें कुछ न्यूज़ देना है। वो न्यूज़ उनके पापा ने उन्हें भेजा है। तो जियांग चैंग एंड विंग यानली को उन दोनों के पास लेके जाने लगे। बट जाते वक्त यानली ने दो इंसान के कटे हुए सर देखा, एक है वेन चाओ एंड दूसरा वेन जुलियो। उन्हें देख के पहले यानली शॉक्ड हो गई थी। एक्चुअली बात ये था कि वेनशु को हराने के बाद एक हफ्ते के अंदर ही निये मिंगजुए ने एंड बाकी लोगों ने वेन चाओ को एंड वेन जुलियो को मार डाला। अब धीरे धीरे उन लोगों को थोड़ा बहुत जीत दिख रही थी, तो निये मिंगजुए ने बहुत सेटिस्फाइड था। उन दोनों के कटे हुए सर देख के यानली पहले घबरा गई थी। ये देख के जियांग चैंग एंड विंग ने उन्हें कंफर्ट करने की कोशिश की, बट अंदर ही अंदर यानली हैप्पी फील कर रही थी क्योंकि वेन चाओ एंड बाकी सारे वेन्स ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया है। तो यानली हैप्पी थी कि अब उन्हें जीत मिल रही है। अब यानली, विंग, जियांग चैंग, ज़ेबोचुन, निये मिंगजुए एंड बाकी सब एक रूम में थे। सब लोग यानली के न्यूज़ के लिए वेट कर रहे थे। यानली ने कहा कि कैसे वेन्स ने लोटस स्पीयर पर अटैक किया है, बट चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों ने लोटस स्पीयर प्रोटेक्ट कर लिया है। तभी निये क्लैन के हेड डिसिपल निये जोंग हुई, उन्होंने पूछा, आप लोगों ने तो रिवर्स के ऊपर कोई स्पेल लगाया था, क्या वो काम कर रहा था? यानली ने कहा, हाँ, वो आशियान का इन्वेंशन था एंड उसने ही हमें बहुत हेल्प किया है। ये सुन के निये मिंगजुए ने नोट किया एंड वो विंग की तरफ देखने लगे। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। इनफैक्ट ज़ेबोचुन भी स्माइल कर रहे थे विंग की तरफ देखते हुए। तभी यानली ने कहा कि उनके बाबा उन्हें कुछ न्यूज़ देना चाहते हैं एंड उनके बाबा को लगता है कि ये न्यूज़ डिले करना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। यानली ने कहा कि जब उनके बाबा क्विजोउ गए थे रेस्क्यू करने के लिए, तब उन्हें पता चला कि किसी ने वेन्स को ऑलरेडी मार दिया है एंड विलेजर्स को फ्री कर दिया है। ये सुन के सब लोग शॉक्ड हो गए। यानली ने कहा कि उनके बाबा के एंड बाकी लोग को डाउट हो रहा है कि जो इंसान जिसने उन लोगों को मारा है वो इंसान अभी स्ट्रेट चिशन जा रहे हैं। एंड यानली ने सब कुछ बताया कि वो इंसान कैसा है, उसने क्या पावर यूज़ किया है, उसने कैसे सबको मारा है। ये सुन के विंग ने पूछा, तो इसका मतलब किसी ने सच में रिसिम्पल एनर्जी को कल्टिवेट कर लिया है? ये बोलते हुए विंग सोच रहा था कि उसने इसके बारे में खुद बहुत बार सोचा है। इनफैक्ट जब उसने इसके बारे में अंकल कुरियन को बताया था तब वो ऑलमोस्ट बेहोश होने वाले थे, बट कहीं भी विंग ने इस चीज़ को ट्राई नहीं किया है। उसे लगा नहीं था कि ये चीज़ काम भी करेगा। ज़ेबोचुन ने पूछा, वो इंसान म्यूज़िक यूज़ करता है डेमोनिक कल्टिवेशन को कंट्रोल करने के लिए? यानली ने नोट किया।
याली ने कहा कि सब लोग कह रहे थे कि वो बहुत ही अच्छा म्यूज़िक प्ले करता है। विंग ने कहा ज़ेबोचुन लानक्लैन म्यूज़िकल कल्टीवेशन में बहुत माहिर है, स्पेशली स्पीड्स के साथ डील करने के लिए। इस बारे में सबको पता है। शायद उस इंसान ने आपके सेक्स से इंस्पिरेशन लिया होगा। उस रूम में जितने भी लोग थे उनमें से सिर्फ विंग ही था जो इस इंसान के बारे में ज़्यादा क्यूरियस था। वो उस इंसान से मिलना चाहता था जिसने डेमोनिक कल्टीवेशन को ऐसे इजीली जान लिया है, सीख लिया है, जिसने इम्पॉसिबल को अटेम्प्ट किया है एंड सक्सेस भी हुआ है। ये इंसान जो कोई भी है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसका स्किल्स हद से बाहर है। बट रूम में सबको लग रहा था कि वो इंसान उन सबके लिए खतरा बन सकता है। जियांग चेन ने कहा ऐसा लगता है कि जैसे वो इंसान वेंस के लिए एनिमी है, एंड जब तक वो हमें हेल्प कर रहा है वेंस को मारने में तब तक वो हमारा एनिमी तो नहीं है, राइट? तो हमारे लिए ये सब मैटर नहीं करता। ज़ेबोचुन ने कहा जियांग वाइनिंग रिसेंटफुल एनर्जी ना यूज़ करने का एक रीज़न है। ये एनर्जी आपके बॉडी को एंड आपके सोल को, आपके माइंड को बहुत हार्म करता है। नीमिंगजे ने कहा एंड वैसे भी जस्ट बिकॉज वो वेंस को मार रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे साइड में है, हमें केयरफुल रहना होगा। तभी निये जोंग जोई ने उन सबके सामने एक मैप रखा और कहा कि वो इंसान किस रूट को फॉलो करते हुए कोइजू गया था एंड वो अभी किस रूट को फॉलो करते हुए चिशन जा रहा है। ये जोंग जुई ने कहा कि उस इंसान को चिशन जाते वक्त यिंग चुआन को क्रॉस करना ही होगा। ये सुन के नीमिंगजे फ्रंट हो गया। नीमिंगजे ने कहा वेनशु का सेकेंड कमांडर वेन वाओ तो वहाँ पर ही है ना? निये जोंग जुई ने कहा एंड वैसे भी हमारा नेक्स्ट प्लान वहाँ पर जाना ही है। आई मीन जब तक ज़ेबोचुन के स्पाई हमें चिशन जाने का सीक्रेट मैप ना दे दे तब तक हम चिशन नहीं जा सकते, तो अभी के लिए हमें वहाँ पर ही जाना होगा। ज़ेबोचुन ने कहा वेनशु ने एक गोल्डन कोर, आई मीन पावरफुल गोल्डन कोर को कल्टीवेट किया है एंड अब कोई इंसान है जो रिसेंटली एनर्जी यूज़ कर रहा है। आई थिंक ऐसा बहुत सारे चीज़ें हैं जिसके बारे में हम ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, जो अभी अंधेरे में हैं। हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। ज़ेबोचुन के फेस देख के निये समझ गए थे कि ज़ेबोचुन के दिल में कुछ चल रहा है जो वो किसी को बता नहीं रहे हैं। तभी निये जोंग जोई ने कहा बट अभी हम रिसेंट वर्क की वजह से बहुत टायर्ड है एंड अगर हमारे ऊपर अभी चिसन वेन ने अटैक कर लिया तो। ये सुन के सब लोग डर गए। तभी जियांग चेंग ने कहा कि अभी जिन जिशुआन लानलिंग में है, उसे लगता है कि वो अपने बाबा को कन्विंस कर सकते हैं इस वॉर में शामिल होने के लिए, तो मैं अभी खुद लानलिंग जाना चाहूँगा, सब कुछ खुद देखने के लिए। इस बात पे सब लोग सहमत करने लगे। ज़ेबोचुन ने कहा ठीक है, आपके साथ लान हुईन जाएंगी, इस सबको मदद मिलेगा। लान हुईन जो कि एक लेडी कल्टीवेटर है, लंजा के एब्सेंस में वही ज़ेबोचुन का सेकेंड कमांडेंट होते हैं। बहुत ही स्किल्ड कल्टीवेटर हैं, बिल्कुल ट्विन जेट्स की तरह, एंड वो कोई भी सिचुएशन इजीली हैंडल कर सकती हैं। दिन उनका मीटिंग ख़त्म होने ही वाला था तभी विंग ने ज़ेबोचुन से कहा ज़ेबोचुन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मुझे आपके नेक्स्ट सर्च पार्टी में ज्वाइन करने देंगे? ये सुन के जियांग चेंग विंग को रोकना चाहता था बट वो रोक नहीं पाया, वो खुद चुप हो गया। ये सुन के ज़ेबोचुन ने कहा वे गोंगजा अपने बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ ऑलरेडी कर लिया है, अब ये सर्च करने की कंडीशन में नहीं है, आपको रेस्ट करना चाहिए। विंग ने कहा बट तभी जियांग चेंग ने विंग को रोक दिया। सीजे ने भी विंग को रोक दिया तो विंग भी चुप हो गया। सबके जाने के बाद अब रूम पे सिर्फ निये मिंगजुए एंड ज़ेबोचुन थे। निये मिंगजुए ने ज़ेबोचुन से पूछा कि ज़ेबोचुन क्या सोच रहे हैं, तो ज़ेबोचुन ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि वॉर का नतीजा क्या होगा, हम जीत भी पाएंगे या नहीं। तभी निये मिंगजुए ने ज़ेबोचुन को कंफर्ट किया। दिन ज़ेबोचुन ने कहा मुझे भी सर्च के लिए जाना चाहिए क्योंकि ज़ेबोचुन अभी भी अपने भाई को ढूंढ रहे थे। ये सुन के निये मिंगजुए ने कहा तुमने अभी भी उस बॉय को कहा कि उसने बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ किया है, उसे रेस्ट करना चाहिए, तो तुम्हें भी तो सेम करना चाहिए ना। ज़ेबोचुन ने कहा मिंगजुए मैं वेट करते करते टायर्ड हो चुका हूँ, मुझे अभी तक मेरे भाई का कोई न्यूज़ नहीं मिला है, मुझे कुछ करना होगा। शायद वांगजू को ढूंढते ढूंढते हमें उस डेमोनिक कल्टीवेटर को भी न्यूज़ मिल जाए, इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। एंड वैसे भी मैं चाहता हूँ कि कोई विभूषण के ऊपर नज़र रखे क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो छुपके से उसे ढूंढने जाने के लिए ज़रूर कोशिश करेगा, क्योंकि विभूषण आई भी वांगजू को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये सुन के निये मिंगजुए ने कहा कि उसे पता भी है कि वो वांगजी से प्यार करता है। ज़ेबोचुन ने कहा मुझे नहीं लगता, वांगजी कहीं भी अपनी फीलिंग्स को दिखाता नहीं है, एंड विभूषण
मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर मेरे भाई की तरफ से कोई पॉजिटिव होप है। नी मिंगजो ने कहा, ये दोनों भी ना, अगर इन लोगों ने सॉर्ट आउट नहीं कर लिया ना तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। ये सुन के जेबोचुन हंसने लगे। दिन उन लोगों ने एक रोमांटिक टाइम स्पेंड किया, मिनजस रोमांटिक बातें की। तो रात होते ही जेबोचुन अपने लोगों के साथ सर्च पार्टी में निकल गए। वो लोग जंगलों में ढूंढ रहे थे। यिंग चुआन के एज बिल्कुल थोड़ी दूर में ही था। वो जो सोच रहे थे कि वांगजी को ढूंढते वक्त वो लोग किस जगह को भी ध्यान से देख लेंगे ताकि यहाँ पर आने के वक्त उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उनका नेक्स्ट वॉर यहाँ पर ही होने वाला है, क्योंकि अभी वेन बाओ एंड उनके लोग यहाँ पर ही है। तो जेबोचुन ऐसे ही फॉरेस्ट में घूम रहे थे, अपने भाई को ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें एक छोटा सा आवाज़ सुनाई दिया। ये आवाज़ सुनते ही जेबोचुन ने स्माइल किया। वो समझ गए कि यहाँ पर उनके अलावा और कौन है। तो उन्होंने कहा, बहुत ठंड है, क्या आप एक ब्लैंकेट लेना चाहेंगे वे गंगसा? ये सुनते ही विंग ट्री से नीचे उतरा एंड उसके फेस देख कैसा लग रहा था कि उसे पकड़े जाने का कोई रिग्रेट ही नहीं था। वो स्माइल करते हुए जेबोचुन के सामने आया। उसने कहा, जेबोचुन, मैं बस यही सोच रहा था कि आप अभी भी वॉर में बिजी हो, तो क्यों ना मैं ही थोड़ा आसपास ढूंढ लेता हूँ, आसपास विलेजेस में। एंड ये रास्ता येलिंग ही जाता है, तो शायद किसी ने लंजा को देखा होगा। ये सुन के जेबोचुन को अच्छा लगा। उन्होंने शाई किया। वो जानते हैं कि विंग बहुत ही नॉटी है, वो बहुत ही ट्रैवल मेकर है, और वो ग्रेटफुल है क्योंकि विंग के ऐसा दोस्त शायद उनके भाई को कहीं भी नहीं मिल सकता था। उनका भाई लकी है कि विंग उसका दोस्त है। इससे पहले जेबोचुन कुछ कह पाते, विंग ने कहा, एंड इससे पहले आप मुझे कहे कि ये सब डेंजरस है, प्लीज़ मेरी बात सुनिए प्लीज़। तभी जेबोचुन ने कहा, ठीक है, अब जा सकते हैं। बट विंग ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि सबको लगता है कि मैं ट्रैवल मेकर हूँ, बट एक मिनट, आपने क्या कहा? जेबोचुन ने कहा, मैंने कहा कि आप जा सकते हैं। विंग ने कहा, क्या सच में? थैंक यू सो मच जेबोचुन, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, बट मुझे लग रहा है कि मुझे लंजा मिल जाएगा, हम उसे ढूंढ लेंगे। ये सुन के जेबोचुन सोच रहे हैं कि जब से उनका भाई मिसिंग है तब से विंग ने एक बार भी इस बात पे हार नहीं माना कि उनका भाई शायद कहीं भी नहीं मिलेगा। उसके अंदर हमेशा एक होप था, अभी भी है, कि लंजा ज़रूर मिलेगा। एंड विंग इस बात पे स्ट्रांगली बिलीव भी करता है। जब सब लोगों ने हार मान लिया था तब विंग को देखकर जेबोचुन के अंदर होप जागता था। विंग के हौसला देखकर जेबोचुन को लगता था कि शायद उन्हें बहुत जल्दी वांगजी मिल जाएगा। उन्हें अभी भी ऐसा ही लगता है। बट जब आसपास सब कुछ शांत होता है, रात हो जाता है, तब जेबोचुन देखते हैं कि कैसे विंग अकेले बैठ के मून को देख रहा है एंड गहरी सोच में डूबा हुआ है। उसके आइज में एक सैडनेस है। ये सोचते हुए जेबोचुन ने कहा, बट आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आप केयरफुल रहेंगे वी वुशियन। ये सुन के विंग ने नोट किया। देन उसने वो किया एंड देन फाइनली वो वहाँ से चला गया। एंड विंग के हौसला देख के जेबोचुन को ऐसा लग रहा था कि शायद अब उन्हें वांगजी बहुत जल्दी मिल जाएगा। अब प्लान के मुताबिक जेबोचुन अपने बाकी लोगों के साथ यिंग चुआन में वेन बाओ के स्टेशन में चला गया। बट वहाँ पर लाश के अलावा और कुछ भी नहीं था। हर तरफ से ब्लड था एंड वहाँ पर वेन बाओ एंड बाकी लोगों के सिर्फ लाश थे। तब एक जिन डिसिपल ने कहा, कोई जोऊ में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। आसपास के नज़ारा देख के जेबोचुन बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे। आसपास सिर्फ ब्लड ही ब्लड था। एक लान डिसिपल ने कहा, देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि इन लोगों ने एक दूसरे को ही मारा है एंड जैसे कि इन लोगों ने जहर लिया है। इनकी बॉडी में एक अलग ही मार्क्स हैं। तभी जेबोचुन ने कहा कि जहाँ पर वेन शू की मिलिट्री के फ्लैग था वहाँ पर अभी वेन बाओ के कॉर्प्स है। फ्लैग की जगह लटक रहा है। देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि ये वेन शू के लिए एक वार्निंग है। जेबोचुन देख रहे थे कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 1,500 से भी ज़्यादा सोल्जर्स थे। किसी एक इंसान के लिए इतने सबको मारना जैसे कि इम्पॉसिबल है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ सोल्जर्स ही मारे गए हैं। सारे सर्वेंट्स अभी भी ठीक है। बाकी सारे सर्वेंट्स बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल भी हर्ट नहीं है। उन लोगों ने सर्वेंट्स एंड मेट्स से बात किया, पर सब लोग इतने डरे हुए थे कि कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। एंड अगर कोई कुछ बोल रहा था तो वो लोग वही सेम स्टोरी बोल रहे थे जो स्टोरी अंकल जियांग ने कहा है। जेबोचुन ने पूछा, ये सब कब हुआ है? तब एक हेड कुक ने कहा,
मिडनाइट को। ये सुन के जेवोचुन को रियलाइज़ हो रहा था, इसका मतलब वो इंसान आसपास ही होगा, वो ज़्यादा दूर तक नहीं गया होगा। इस तरह वो लंजा को ढूंढते हुए यिनचुआन टाउन के एक होटल में आ गया एंड वो वहाँ के सर्वेंट से एक रोक कल्टीवेटर के बारे में पूछ रहा था। तो इनकीपर ने कहा, गोंगजा, यहाँ पर बहुत लोग आते जाते हैं, अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? विंग ने कहा, मेरा दोस्त, वो एक कल्टीवेटर है एंड उसका हाइट लगभग मेरे जैसा ही होगा। उसका स्किन बिल्कुल पेल है, लाइट है एंड उसका आइज़ भी गोल्डन है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपने उसे एक बार देख लिया ना तो आप उसे भूल नहीं पाओगे, वो बहुत हैंडसम है। ये सब सुनते ही इनकीपर के आइज़ में एक लाइट दिखा, जैसे कि वो इस इंसान को पहचानते हैं एंड ये दिखते ही विंग के अंदर होप जाग उठा। विंग एक्साइटेड हो गया। उस इनकीपर ने कहा, एक ऐसा इंसान था जो कल सुबह यहाँ पर आया था एंड वो किसी बारे में पूछ रहा था। ये बोलते हुए इनकीपर सोचने लगे एंड देन वो हेजिटेट फील करने लगे। उन्होंने आसपास देखा ये चेक करने के लिए कि कोई उनके बातों को सुन तो नहीं रहा। देन वो विंग की तरफ थोड़ा सा लीन हुए एंड तभी विंग ने कुछ और गोल्ड कॉइन्स उनके सामने रखा। ये देखते ही इनकीपर और भी हैप्पी हो गए। उन्होंने कहा, वो कल अर्ली मॉर्निंग को यहाँ पर आया था एंड वो वेन बाओ के आर्मीज एंड उनके स्टेशन के बारे में पूछ रहा था। एंड जैसे कि आपने कहा, वो इंसान बिल्कुल वैसे ही खूबसूरत था जैसे आपने डिस्क्रिप्शन दिया। ये सुनते ही विंग का हार्ट भी जैसे रुक गया। उसे बिलीव नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था, क्या वो इंसान लंजा है? क्या लंजा ही वो इंसान है जिसके बारे में विंग सोच रहा है? बट वेट, लंजा वेन बाओ के पास क्यों जाएगा? इससे पहले विंग कुछ पूछ पाता तभी उस होटल में एक इंसान दौड़ते हुए आया। उसने चिल्लाते हुए कहा, ये वही इंसान है, वो इंसान आया था। ये बोलते हुए वो इंसान चिल्ला रहा था। तब एक इंसान ने पूछा, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? क्या वो वेंस यहाँ पर आ रहे हैं? तभी उस इंसान ने कहा, नहीं, वो मर चुके हैं, सारे वेंस मर चुके हैं। ये वही डेमन है जिसके बारे में सब लोग बात करते हैं, ये हेयोलांग है। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है, पर वो ये समझ गया था कि इस टाउन में हर कोई उस डार्क जेड ड्रैगन को जानते हैं। क्या विंग जो सोच रहा है वही सही है? तब उस मैन ने चिल्लाते हुए कहा, वेन बाओ एंड उसके पूरा आर्मी मर चुका है। उस इंसान ने ये कर दिखाया है। उस इंसान ने हम सबको वेन से फ्री किया है। ये बोलते हुए वो मैन चिल्ला रहा था, हंस रहा था एंड सब लोग चीयर्स कर रहे थे। सडनली अंदर अंदर विंग पैनिक हो रहा था। उसे याद आ गया कि इनकीपर ने अभी भी कहा है कि लंजा भी वेन बाओ को ही ढूंढ रहा था। विंग को याद आ गया कि वो इंसान जो डेमोनिक कल्टिवेशन करता है वो म्यूज़िक से कंट्रोल करता है एंड उसका फर्स्ट अटैक कोई ज़ो में हुआ था जो येलिंग के बहुत पास है, जो बोरियल माउंट्स के बहुत पास है। एंड सबसे बड़ा क्लू तो वो तलवार है जो विंग को शुएनु केव में मिला था। जब विंग को पता चला था कि लंजा को बोरियल माउंट्स में फेंक दिया गया है तब विंग शुएनु केव में गया था उस तलवार को ढूंढने के लिए, क्योंकि विंग वेंस से टायर्ड हो चुका था, क्योंकि वेंस जीत रहे थे। विंग को लग रहा था कि वॉर को जीतने के लिए उन्हें कुछ न कुछ तो अलग करना ही होगा, तो वो उस तलवार को ढूंढने के लिए गया था। बट जब वो वहाँ पर पहुँचा, उसने जब तलवार को देखा तब उस तलवार में कोई पावर नहीं था, कोई रिजनफुल स्पिरिट नहीं था। वो तलवार ऐसे ही पानी में पड़ा हुआ था, एक नॉर्मल मेटल की तरह। एंड विंग को अच्छे से पता है कि विंग के अलावा सिर्फ लंजा ही था जिसने उस तलवार को वहाँ पर देखा था। विंग ने पहले इस थॉट को इग्नोर किया था। उसे लगा था कि वो गलत सोच रहा है, बट अब सडनली विंग को लग रहा है कि ये सोच गलत नहीं है। विंग अपने थॉट में इतना डूबा हुआ था कि उसे पता भी नहीं चला कि वो कब होटल के बाहर आया एंड कब वो दौड़ने लगा। विंग ऐसे ही दौड़ रहा था नॉन स्टॉप। दौड़ते दौड़ते वो फॉरेस्ट के अंदर चला आया। उसी फॉरेस्ट में यिंगचुआन शहर को चिसान से जोड़ता है। वो जंगल में ही था तभी उसे दूर में एक आवाज़ सुनाई दिया, किसी का चिल्लाने का। वो इंसान डर से एंड शॉक से चिल्ला रहा था, सुनकर ही पता चल रहा था। विंग ने उस आवाज़ का पीछा किया एंड जब वो वहाँ पर पहुँचा वो बिल्कुल शॉक्ड हो गया। उसने देखा कि एक वेन सोल्जर्स का ग्रुप ऐसी ग्राउंड में पड़ा हुआ है, उनके आसपास डार्क रिजम की एनर्जी घूम रहा है एंड वो लोग अपने जीवन के लिए, मर्सी के लिए बेग कर रहे हैं। तभी विंग को एक आवाज़ सुनाई दिया, वही आवाज़ जिसे सुनने के लिए विंग तड़प रहा था।
जिस आवाज़ को विंग ने 4 महीनों से नहीं सुना था। बट अब वो आवाज़ नहीं था। अब ये आवाज़ चेंज हो चुका था। वो इंसान कह रहा था, मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, वेनशु कहाँ है। विंग ने उस इंसान की तरफ देखा एंड ये इंसान वही था जिसे विंग पागलों की तरह ढूंढ रहा था। उसके सामने लंजा खड़ा था, जो विंग से कुछ ही फीट दूरी में था, जो सोल्जर्स के सामने खड़ा था। लंजा के फेमस फॉरहेड रिबन एंड ट्रेडमार्क वाइट रोब्स के बिना विंग ऑलमोस्ट उसे पहचान ही नहीं पा रहा था। विंग ने देखा कि लंजा ने एक डार्क ब्लैक कपड़े पहना था, जो उसके शैडो से बिल्कुल मिक्स हो रहा था। उसके आसपास शैडोज घूम रहे थे। वो बहुत ही थीन हो चुका है और भी पेल हो चुका है, बट वो बिल्कुल भी वीक नहीं दिख रहा था। एंड उसका आइस, जो एक टाइम में गोल्डन हुआ करता था, अब वो रेड हो चुका है। अब इनको समझ आ रहा था कि सब लोग लंजा को डेमोन क्यों कहते हैं। ने देखा कि लंजा के पैर से एक घोस्टली लेपर्ड निकला एंड देन वो एक बीस्ट बन गया। उसके आइस से ब्लू फायर निकल रहा था। वो विन सोल्जर्स कंटिन्यू रो रहे थे, बेक कर रहे थे ताकि लंजा उन्हें जाने दे। एंड विंग वहाँ पर शॉक होकर खड़ा था एंड ये सब कुछ देख रहा था। विंग ने देखा कि कैसे लंजा ने एक डेमोनिक शाई किया। तभी लंजा ने अपने सामने से कुछ प्ले करना शुरू किया। वो इंस्ट्रूमेंट ऑलमोस्ट दिखाई ही नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि लंजा किसी शैडो को प्ले कर रहा है। उस टाइम बाद विंग को रियलाइज हुआ कि ये लंजा का गुचिन है, जो अब स्पिरिचुअल गुचिन नहीं रहा। विंग के सामने लंजा वेंस को मार रहा था, बट विंग का नज़र वेंस के ऊपर नहीं, सिर्फ और सिर्फ लंजा के ऊपर था। वो उन वेंस का रोना सुन पा रहा था, उनका चिल्लाना सुन पा रहा था, बट विंग का ध्यान सिर्फ लंजा के ऊपर था। बस 10 सेकेंड्स में ही लंजा ने उन सबको मार डाला। एंड जैसे ही पूरा डार्क एनर्जी क्लीन हो गया, विंग ने देखा कि कैसे वो वेंस ऐसे ही फ्लोर में पड़े हुए हैं। विंग ने देखा कि वो लेपर्ड लंजा के पास वापस आ गया है। लंजा ने उसके हेड के ऊपर अपने हाथ को रखा एंड वो लेपर्ड गायब हो गया। इससे पहले विंग शॉक से रिकवर कर पाता, लंजा वहाँ से जा रहा था। तभी विंग ने कहा, लंजा। एंड अभी यहाँ पर वही कन्वर्सेशन हुआ जो हमने फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट के शुरू में सुना था। विंग ने कहा, लंजा तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर किसी को इस पथ में चलना ही है तो वह मैं हूँ, तुम नहीं। तुम कभी भी इस पथ में चल नहीं सकते लंजा, तुम ऐसा नहीं हो। बट जब लंजा उसके बात को सुन नहीं रहा था, विंग ने कहा, लांग वांग जी, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वापस आओ, ये मैडनेस बंद करो। तभी लंजा ने कहा, वही वुशियान, तुम होते कौन हो ये बोलने वाले कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या नहीं। लंजा के वॉइस में एक कोल्डनेस था। लंजा ने आज से पहले ऐसा वॉइस कभी भी विंग के लिए यूज़ नहीं किया था। एंड लंजा के स्टोन सुनते ही विंग बिल्कुल वहाँ पर फ्रोज हो गया था। वो सिर्फ शॉक होकर लंजा को देख रहा था। सबको पता है कि लंजा कोल्ड है, वो फ्रेंडली नहीं है, बट विंग, वो कहीं भी लंजा से डरता नहीं था। एंड अब बस वो टेरिफाइड था। विंग ने सॉफ्टली कहा, लंजा तुम्हें क्या हो गया है? विंग का वॉइस बिल्कुल हार्ट ब्रोकन था। लंजा जा रहा था, बट विंग के ऐसे वॉइस सुनते ही लंजा रुक गया एंड स्लोली उसने विंग की तरफ टर्न किया। उसके आसपास से रिसीवर एनर्जी गायब हो गया एंड उसका आइस नॉर्मल गोल्ड हो गया। लंजा के चेंज से विंग डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। एंड तभी वहाँ पर जेबोचुन भी आ गए, क्योंकि जब ये सब हो रहा था, वो वेंस चिल्ला रहे थे, तब जेबोचुन भी आसपास ही थे। उन्होंने भी आवाज़ का फॉलो किया था। एंड जैसे वो वहाँ पर पहुँचे, जैसे उन्होंने अपने भाई को देखा, वो शॉक्ड हो गए। उन्होंने कहा, वांग जी, क्या ये तुम हो? जेबोचुन के सामने उनका भाई था, वही लड़का जो एक टाइम में जेबोचुन के लिए बहुत फैमिलियर था, बट आज एक कंप्लीट स्ट्रेंजर दिख रहा था। अपने भाई को देखकर लंजा ने कहा, भाई। जेबोचुन अपने भाई की तरफ आगे बढ़ने लगे, बट ये देखती लंजा एक स्टेप पीछे चला गया। एंड ये देख के जेबोचुन को बहुत बुरा लगा, उन्हें अंदर ही अंदर पेन हुआ। जेबोचुन ने सॉफ्टली कहा, वांग जी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। जेबोचुन के सॉफ्ट वॉइस सुन के लंजा ने जेबोचुन की तरफ देखा। उसने कुछ टाइम के लिए जेबोचुन की तरफ देखा एंड देन फाइनली उसने एक स्टेप आगे बढ़ाया जेबोचुन की तरफ। एंड देन उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया
जेवोचुन ने लंजा के हाथ को पकड़ा। लंजा का हाथ बहुत कोल्ड था। जेवोचुन का बहुत मन कर रहा था कि वो अपने भाई को टाइटली हग करे, बट लंजा के एक्सप्रेशन देख के वो समझ गए थे कि लंजा अभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जेवोचुन ने पूछा, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हारे लिए कितना वॉरिड था वांग जी। कितने मंथ्स हो गए हैं, किसी ने भी तुम्हें नहीं देखा है। लंजा कुछ टाइम के लिए चुप था। फिर उसने कहा, मैंने लेटर भेजा था। जेवोचुन ने कहा, वही लेटर ना जहाँ पर तुमने कहा है कि तुम रोग कल्टीवेटर बन चुके हो एंड तुम मुझे ढूंढ रहे हो एंड हमें पता चला कि वेनचाओ ने तुम्हें बुरियल माउंट्स में फेंक दिया है। दिन तुम कैसे? लंजा ने कुछ कहा नहीं, पर सडनली उसके आईज में थोड़ा सा इमोशन आ गया था। उसने आसपास डेड बॉडीज को देखा एंड दिन वो फिर से एक स्टेप पीछे चला गया। ये देख के जेवोचुन ने बेक करते हुए पूछा, तो ये सच में तुम हो? तुम ही वो इंसान हो जो वेन्स को मार रहा है? लंजा ने तो कुछ भी नहीं कहा। जेवोचुन बस यही चाहते थे कि लंजा इस चीज़ को मना कर दे। जेवोचुन मनी मन में यही बेक कर रहे थे। तभी विंग ने सैड वॉइस में कहा, हाँ जेवोचुन, ये वही है। अब विंग के इसमें लंजा के लिए एक हार्ड एक्सप्रेशन था। कुछ टाइम बाद लंजा ने कहा, बुरियल माउंट से निकलने का सिर्फ यही रास्ता था। इसके आगे लंजा ने और कुछ भी नहीं कहा। जेवोचुन ने कहा, बट वांग जी, तुम अच्छे से जानते हो कि सिर्फ एनर्जी बॉडी को क्या करता है। तुम्हारे बॉडी को, तुम्हारे सोल को तुम जानते हो ना, बट फिर भी तुम। ये बोलते हुए जेवोचुन लंजा के फेस को स्टडी कर रहे थे एंड वो शॉक्ड हो गए ये देख के कि वो अपने भाई के फेस को स्टडी नहीं कर पा रहे थे। वो उस एक्सप्रेशन को फील नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें ये देख के बहुत पेन हो रहा था कि उनके छोटे भाई ने अपने साथ क्या कर लिया है। तभी लंजा ने कहा, मैं अपने एक्शंस के रिजल्ट्स जानता हूँ एंड मैं पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ, बट वॉर के बाद। उससे पहले मैं अपने कल्टीवेशन के ऊपर गिव अप नहीं करूँगा। तभी जेवोचुन ने ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए कहा, मैं पनिशमेंट के लिए नहीं बोल रहा। देन जेवोचुन चुप हो गए। उन्होंने एक डीप ब्रेथ लिया एंड अपने आप को शांत किया। जेवोचुन ने कहा, ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हमें चलना चाहिए। तुम्हारे इस लेटेस्ट अटैक के न्यूज़ बहुत जल्दी चिशन में पहुंच जाएगा एंड शायद वो वेन्स हमें पकड़ भी लेंगे, तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते। ये सुनते सडनली लंजा के आइस में कुछ इमोशंस आ गया, बट वो कुछ सेकंड के लिए। देन उसका फेस फिर से पहले की तरह हो गया, जैसे कि उसने इस इमोशन को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज ही कर दिया है। उसने ब्लैंक फेस लेके कहा, देन जेवोचुन लंजा को लेकर आगे जाने लगे। विंग देख रहा था कि कैसे उसका दोस्त जेवोचुन के साथ चले जा रहा है। लंजा ने एक बार भी मुड़ के विंग की तरफ नहीं देखा। विंग जानता है कि लंजा हमेशा ही उसे अवॉइड करता है, बट वो अपने आप को यही समझाता था कि लंजा बस वो ऐसे ही कर रहा है, बट अंदर अंदर लंजा विंग की कंपनी को एंजॉय करता है। बट अब विंग समझ चुका था कि लंजा एंजॉय नहीं कर रहा, वो जानबूझ के विंग को इग्नोर कर रहा है, उसे अवॉइड कर रहा है। तो विंग ने मनी मन में अपने आप को प्रॉमिस किया, लंजा, मैं तुम पर गिव अप नहीं कर रहा। मैं ये ज़रूर ढूंढ निकालूंगा कि एक्चुअली क्या हुआ है एंड इसे फिक्स कैसे किया जा सकता है। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।